हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लासेस कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ क्लास पहले हम लोगों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखते हैं। आप जानते हो कि हमारे देश में ढोल या ढोलक एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है और लगभग हर जगह, प्रत्येक राज्य में सारे धार्मिक या सामाजिक समारोहों में इसको प्रयोग किया जाता है। ढोल में जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसे ओक कहते हैं। इसमें महोगनी की लकड़ी का भी प्रयोग होता है और डंडे से या हाथ से जिसे बजाया जाता है वो बकरी की खाल होती है। असम में ढोल या ढोलक को देव वाद्य कहते हैं और पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पश्चिम बंगाल ही क्यों, झारखंड, बिहार, पूर्वी भारत के कई सारे राज्य जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, दुर्गा पूजा के समय में इसका बहुत ही सुंदर तरीके से वादन होता है और इसे ढाक कहा जाता है। इसके कई सारे प्रमुख कलाकार हैं जिनमें कमरुद्दीन उस्ताद और शिवमणि ढोलक के प्रसिद्ध वादकों में गिने जाते हैं। हम लोगों ने कुछ वीडियो पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना का स्टडी शुरू किया था, क्योंकि वो एक बड़ी योजना है जिसने भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। इसलिए एक दूसरा वीडियो आज इसको बना रहा हूँ। तो 8वीं योजना को राव मनमोहन प्लान कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ना था। निर्धनता का जो दुष्चक्र है उसे इंग्लिश में द विस्कस थ्योरी ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। रैगनर नर्क्स नाम के अर्थशास्त्री ने यह सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लैकेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो 1990 के पहले हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन की, पूंजी निर्माण की काफ़ी कमी थी। इसी कारण से 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में निर्धनता के इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए एक बिल्कुल ही नई प्रकार की आर्थिक नीति बनाई गई। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कि इस योजना में एलपीजी की शुरुआत हुई और भारत में ओपन इकोनॉमी का आगमन होता है। तो जब हम अपने देश को बदलना चाहते हैं, अपने देश में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, गरीबी ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमको अपनी कई सारी पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो इसी कारण से भारत सरकार ने अपने प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के सहयोग से इकोनॉमिक रिफॉर्म का ड्राफ्ट तैयार किया। जब किसी देश की सरकार अपने अर्थशास्त्रियों के सहयोग से पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नया आर्थिक नीति बनाती है तो उसके ड्राफ्ट को सेमी बोम्बेला कहा जाता है। तो भारत सरकार ने भी सेमी बोम्बेला बनाया, जो कि एलपीजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण रिफॉर्म हुए थे। आपके बैंकों के एग्ज़ाम में, एसएससी की परीक्षाओं में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे बैंकिंग रिफॉर्म के लिए नरसिम्हन कमेटी बनाई गई, जिसने अपने सजेशन में कहा कि बैंकों का जो एसएलआर है वो 38.5% है और सीआरआर 15% है, तो टाइम बाउंड प्रोसेस में इसको धीरे धीरे कम करना चाहिए। उसी तरह से ब्लैक मनी और टैक्सेशन के रिफॉर्म के लिए राजा चेलैया कमेटी बनाई गई। एक दो नहीं, कई सारी कमेटियों का निर्माण हुआ, जिसमें कई सारे एक्सपर्ट्स थे जिनके सजेशन पे भारत सरकार ने बड़े बड़े डिसीजन लिए। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैसी कंपनीज़ जो कि
सफ़ेद हाथी बनी हुई थी। सफ़ेद हाथी कहने का मतलब है दिखावटी वस्तु जिससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बेचने या उसके शेयर्स को पूरी तरह से अपने नियंत्रण से बाहर करने की योजना बनाई। तो कई सारी सरकारी कंपनियां जैसे कि मारुति, आईटीसी और ना जाने कितनी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। इसी समय 1994 में बड़ी घटना हुई जिसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई। और अब आप देखो कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि कैपिटल के मामले में एचडीएफसी बैंक एसबीआई को भी सुपरसीड कर चुका है। 8वीं योजना की कुछ बड़ी सामाजिक उपलब्धियां भी रही हैं, जैसे कि 1995 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने तमिलनाडु से एमडीएम अर्थात मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की। वैसे अभी की सरकार ने इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है, लेकिन अधिकांशतः लोग इसे एमडीएम के नाम से ही जानते हैं। उसी तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत हुई और महिला समृद्धि योजना बना। भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि हम आर्थिक सुधार तो करेंगे, लेकिन हमारी जो सामाजिक बाध्यताएं हैं, सोशल ऑब्लिगेशन है, उससे हम दूर नहीं हटेंगे। तो एक तरफ बड़ी भारी मात्रा में आर्थिक सुधार होते रहे और साथ ही साथ सरकार अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करती रही, जैसे सब्सिडी वगैरह, समाज के गरीब वर्ग के लिए स्पेसिफिक योजनाओं का निर्माण, सरकार के रेवेन्यू अकाउंट से एक्सेस खर्चे की बात, ये सारा पहले की तरह होता रहा। इसी कारण से 8वीं पंचवर्षीय योजना को डुअल ट्रैक इकोनॉमी कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था 2 ट्रैक पर चल रही थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO बना। भारत WTO का संस्थापक सदस्य रहा है और WTO की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति है उसके अकॉर्डिंग ही देश को चलना था। तो 1-2 नहीं बल्कि कई सारे चेंजेज हुए जिसने देश के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ही बदल दिया। साथ के साथ जन भागीदारी का कॉन्सेप्ट सामने आया, क्योंकि 73वें और 74वें संशोधन से तीसरी सरकार का गठन हो चुका था। पंचायत और नगर पालिकाओं की स्थापना हो चुकी थी, वे संवैधानिक निकाय बन चुके थे। सो इसी कारण से हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि 8वीं योजना से ही भारत में डायरेक्टिव प्लान की शुरुआत होती है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और अपने स्टडी ग्रुप में डिस्कशन ज़्यादा करिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।